हेलो फ्रेंड्स, आज के साइबर सूत्रा के एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं क्लाउड और एप्लीकेशन सिक्योरिटी का एक टॉपिक कवर करूंगा जिसका नाम है सीनैप, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म। और इसके बारे में मैंने पहले मेंशन किया था अपनी क्लाउड सिक्योरिटी वाली पॉडकास्ट में, जिसमें मैंने बेसिक्स बताए थे कि IS सिक्योरिटी, पैस सिक्योरिटी, SaaS सिक्योरिटी किस तरह से की जाती है। और उसके अंदर मैंने एक एडवांस कंट्रोल में सीनैप बताया था। एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस को सिक्योर करने के लिए यूज़ होती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि मैं स्पेसिफिकली कंटेंट में जाऊँ, मैं बताना चाहूँगा कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए कुछ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, क्योंकि इस तरह के टूल्स की एक्सेस मिलती नहीं है अनलेस आपकी कंपनी हो जो सीनैप यूज़ कर रहे हो या आप लोग इवैल्यूएट कर रहे हो। तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद उन लोगों के लिए रहेगा जो लोग सीनैप समझना चाहते हैं क्योंकि उनके प्रोजेक्ट में सीनैप आ रहा है, या फिर उन लोगों के लिए रहेगा जो कि आर्किटेक्ट है मेरी तरह, जिनको एक नए डोमेन के बारे में समझना है। कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल होगा, विजुलाइज करने में हेल्प आएगा, लेकिन क्योंकि आमतौर पर हम चीज़ें भूल जाते हैं, अगर हम उन पे हैंड्स ऑन नहीं करें तो शायद यूज़फुल ना हो, मगर इस टिपिकली एक्सपीरियंस लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट होगा इस पॉडकास्ट से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीनैप एक प्लेटफॉर्म है जो कि क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन को सिक्योर करने में काम आता है। क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस क्या होती हैं? ऐसी एप्लीकेशंस जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़ पे बनती हैं और जिनमें माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर होता है, कंटेनर्स होता है, और वो कुबरनेटीज़ बेस्ड एनवायरनमेंट में यूज़ होती है, जो कि ज़्यादातर इंटरनेट फेसिंग एप्लीकेशंस है आजकल। ओके, मगर अगर आप आज की डेट में माइक्रो सर्विसेज, कंटेनर्स और कुबरनेटीज़ नहीं जानते तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप कोई कोर्स करें। हाँ, लेकिन अगर आप फुल स्टैक डेवलपर है तो आई एम श्योर आपको ये बात पता होगी, या आपने कुछ कोर्स कर रखे होंगे डेवऑप्स के, तो आपको ज़रूर ये बात पता होगी। बट एनीवेज मैं कुछ कवर करूँगा इसके बारे में। ओके, तो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन क्या होती है कि उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। वो कंपोनेंट्स हम ब्लॉक्स भी कह सकते हैं, और जो कुछ इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं वो है माइक्रो सर्विसेज, कंटेनर्स, डेवऑप्स और कॉन्टीन्यूस डिलीवरी। ओके, अगर माइक्रो सर्विसेज की बात करूँ तो एक आर्किटेक्चर है जिसमें एसेंशली एप्लीकेशन को ना एक छोटे स्मॉलर मॉड्यूल सर्विसेज में ब्रेक कर दिया जाता है। जैसे अगर आप एक स्ट्रीमिंग की एप्लीकेशन लें, हॉटस्टार का नाम ले रहा हूँ, नेटफ्लिक्स का, क्योंकि हम लोग काफ़ी यूज़ करते हैं एप्लीकेशंस को। तो लेट्स से कोई एक सर्विस है जो कि या उसमें एक सेक्शन है जो कि आपको रिसेंटली लॉन्च्ड या रिसेंटली एडेड मूवीज़ कैटल दिखाता है, तो एक माइक्रो सर्विस हो सकती है हाई लेवल पे। आई नोट कुछ डेवलपर्स बोलेंगे नहीं, इसके अंदर फर्दर माइक्रो सर्विस हो सकती है। अगेन माई ऑब्जेक्टिव इज़ कि आप समझें कि एक एप्लीकेशन की अलग अलग फंक्शनैलिटीज़ को छोटे कंपोनेंट्स, मॉड्यूलर कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जा सकता है, उसको माइक्रो सर्विसेज कहते हैं। फिर माइक्रो सर्विसेज को अगर हम एक पोर्टेबल कंटेनर, जैसे वो एक एप्लीकेशन है, उसका एक फंक्शन है, और उसकी डिपेंडेंसीज जो भी हैं, उसकी लाइब्रेरीज जो भी है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसको हम एक छोटे लॉजिकल कंपोनेंट में मूव कर दें, कंटेनर जिसको हम कहते हैं, उसमें अगर हम उसको ऑर्गेनाइज कर दें तो उसको एक एनवायरनमेंट से दूसरे एनवायरनमेंट में मूव कर सकते हैं। जैसे विंडोज़ पे भी काम कर लेगा, और लाइनक्स पे भी काम कर लेगा, यूनिक्स में भी काम कर लेगा। ओके, उसके अलावा तीसरा कंपोनेंट होता है डेवऑप्स। तो डेवऑप्स में क्या होता है, ये पूरा प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट और ऑपरेशंस टीम को क्लोजली काम करती हैं ताकि वो एप्लीकेशंस को टेस्ट बिल्ड कर सकें और टेस्ट कर सकें यूजिंग ऑटोमेशन। ओके, फिर है कॉन्टिन्यूस डिलीवरी। इसका मतलब होता है कि एप्लीकेशंस के जो ओनर्स हैं वो जल्दी एप्लीकेशंस को बिल्ड कर सकें, टेस्ट कर सकें और रिलायबली लॉन्च कर सकें। अगर आपको याद हो तो पहले गेम्स, एप्लीकेशन बहुत रेयरली अपडेट हो, साल में एक बार होंगे। आजकल क्या होता है, हर तीसरे दिन अपडेट होती है मोबाइल ऐप्स की। क्यों? क्योंकि वो सब इस एक तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, सेकेंडली क्या है कि उनमें अपडेट बड़ी जल्दी आती है। तो नया, फॉर एग्जांपल मेरे को एक नया फीचर लॉन्च करना है, तो सिर्फ उसी फीचर को टेस्ट करूँगा, उसको मैं एज अ टेस्ट करके और एप्लीकेशन में पैकेज करके अपडेट पुश कर दूंगा, तो बड़ी जल्दी अपडेट मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑटोमेशन, पूरे बिल्ड और टेस्टिंग के जो प्रोसेस है उसको हम एप्लीकेशन बिल्ड और टेस्टिंग के जो प्रोसेस है उसको हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ओके, उसके अलावा अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन के अंदर क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। ओके, और मैं वापस आऊँगा एक बार इसके क्लाउड नेटिव टेक्नोलॉजीज़ के बेसिक्स पे। तो अगर मैं जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं उसमें होते हैं सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स, वर्कलोड्स और इंफ्रा। ओके, तो जो सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो एसेंशली उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे
आपका कस्टम कोड, जो कोड आपने एप्लीकेशन के लिखा है, जैसे हॉटस्टार का खुद का कोड, नेटफ्लिक्स का खुद का कोड, उसके अलावा उसके अराउंड जो सॉफ्टवेयर जिनसे वो कोड लिखा जा रहा है, जिन पे वो रन करेगा, एग्जांपल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो गया, कोई जावा की लाइब्रेरीज है, पाइथन की लाइब्रेरी, नोड है, जावास्क्रिप्ट है, अपाचे है, एनजिंक्स है, एक्सेट्रा, इस तरह के कंपोनेंट्स जो उस एप्लीकेशन को रन करने में हेल्प करेंगे। तो फ्रंट एंड के कंपोनेंट, बैक एंड के कंपोनेंट, मिडलवेयर के कंपोनेंट, कोई और फ्रेमवर्क्स जो एप्लीकेशन को चाहिए रन करने के लिए। उसके अलावा एपीआईज, जैसे कि एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन से इंटीग्रेट कर सके। जैसे एग्जांपल आप देखते होंगे कि हॉटस्टार की ऐप फ़ोन पे भी रहती है, स्मार्ट टीवी में भी रहती है, तो हॉटस्टार की जो मेन ऐप है उससे ये वाली ऐप इंटीग्रेट करती हैं। ओके, आईसी स्क्रिप्ट्स, एसेंशियली इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड स्क्रिप्ट्स, ये स्क्रिप्ट्स क्या करती हैं, ये रिसोर्सेज को डिफाइन करने में हेल्प करती है। एग्जांपल, ये एक सिंपल सी डेफिनेशन लिखी जा सकती है कि इस एप्लीकेशन को या इस माइक्रो सर्विस को अगर रन करना है तो उसको ये रिसोर्सेज चाहिए, इतनी मेमोरी चाहिए, इतनी आप सीपीयू चाहिए, उसको इंटरनेट के कनेक्शन चाहिए, ये परमिशन चाहिए, एक्सेट्रा। ये पूरा आप स्ट्रक्चर आप डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और जैसे आपकी रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हो, जैसे एग्जांपल अगर आईपीएल का मैच चल रहा है तो हॉटस्टार को पता है कि उनको 1 मिलियन कनेक्शंस लगेंगे, 10 लाख लगेंगे, ठीक है, इन अ सेकेंड। और जब वर्ल्ड कप चल रहा हो ना, 10 करोड़ लग सकते हैं, राइट। तो इस तरह से कोड लिखा जा सकता है ऐसी स्क्रिप्ट का कि जब नंबर ऑफ कॉन्करेंट कनेक्शन 10 लाख से 20 लाख हों तो इतनी नई एडिशनल वर्चुअल मशीन से इतने नए वर्कलोड्स असाइन हो जाएं ताकि बढ़ते हुए यूज़र ट्रैफिक को हैंडल किया जा सके। और ये पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट किया जाता है आईसी स्क्रिप्ट्स के थ्रू। ओके ओके, इसके अलावा इमेजेस होती हैं। इमेजेस ये फाइल होती हैं, ये ऐसी फाइल्स होती हैं जिनके अंदर डिपेंडेंसीज जो कंटेनर्स की होती हैं उन सबको पैकेज किया जाता है और एसेंशियली आप इसको एक टेम्पलेट कह सकते हैं। फिर रिपोजिटरीज होती हैं, रिपोजिटरी रिलेटेड कंटेनर की इमेजेस होती हैं जिनको जो एप्लीकेशन के डिफरेंट वर्जन ले सकती हैं, और रजिस्ट्रीज कलेक्शन ऑफ रिपोजिटरीज होती हैं। तो अगर मैं फिर से रिपीट करूं पूरी हिरार्की, आई नो कन्फ्यूजिंग हो गया होगा। आर्टिफैक्ट्स, सॉफ्टवेयर आपने बनाया, उसके अराउंड आपने कंटेनर बनाया, उन कंटेनर्स को आपने रिपोजिटरी में पुश किया, उनकी इमेजेस एसेंशली, और वो इमेजेस सारी उनकी लोकेशन एक रजिस्ट्री में रहती है। अब वर्कलोड्स की बात करते हैं। तो वर्कलोड्स में क्या आता है, वर्चुअल मशीन्स आती हैं जो कि फुल फ्लेज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं विद एप्लीकेशंस। अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई पूरा वर्चुअल मशीन चाहिए तो वो हो सकती है। उसके अलावा कंटेनर, जो पहले बता चुका हूँ, जो कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर का यूनिट है जिसमें कोड और उसकी डिपेंडेंसीज सारी एक ही लॉजिकल यूनिट के अंदर होती है। और उसके अलावा सर्वरलेस में क्या होता है कि इस तरह के वर्कलोड्स होते हैं जिसमें कि आपको सिर्फ एज ए डेवलपर सिर्फ कोड लिखना पड़ता है और डिप्लॉय करना पड़ता है। अंडरलाइंग उसको जो डिपेंडेंसी चाहिए उस पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो सर्विस प्रोवाइडर है वो उसको हैंडल करता है। ओके, इसके अलावा क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस को एक और कंपोनेंट चाहिए जिसको अंडरलाइंग इंफ्रा कहते हैं। स्टोरेज, नेटवर्क, डेटाबेसेस, लोड बैलेंसर, स्पेसिफिक यूज़र परमिशन से आइडेंटिटीज़ होती है उसके अंदर। ओके, तो ये हो गए क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन के बिल्डिंग ब्लॉक। ओके, अगला जो कंपोनेंट है वो है डेवऑप्स। तो डेवऑप्स में एसेंशियली क्या होता है कि डेवलपमेंट और ऑपरेशंस इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो जैसे एग्जांपल, कोई डेवलपर है, वो सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहा है। ओके, उसके बाद उस कोड को कहीं पे पुश करेगा, वर्जन मैनेज करेगा मल्टीपल कोड्स का, उसमें ब्रांचेस होंगी। ओके, फिर आप वो खुद कुछ कोड की टेस्टिंग करेगा। उसके बाद वो कोड की से जो भी इमेजेस बनेंगी, ठीक है, वो टेस्ट होंगी। टेस्ट जब पास हो जाएंगे तो फिर डिप्लॉयमेंट के लिए चली जाएंगी, जहाँ से फिर वो फर्दर टेस्टिंग के बाद वो प्रोडक्शन में पुश हो सकती है। ये डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के पूरे प्रोसेस होते हैं। और इस प्रोसेस में अलग अलग स्टेजेस होती है। जैसे डेव में होता है बिल्ड, टेस्ट, कोड, प्लान, रिलीज, और ऑप्स में होता है डिप्लॉय, ऑपरेट, मॉनिटर। और हर लेयर पे और ये हर स्टेप को अलग अलग टूल्स यूज़ किए जाते हैं। ओके, तो जैसे डिप्लॉयमेंट के लिए डॉकर्स हो सकते हैं, ऑटोमेशन के लिए शेफ हो सकता है, मॉनिटरिंग के लिए ग्राफाना, ग्रेलॉग हो सकता है, ठीक है, गिटलैब और गिट कोड के लिए हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह से अलग अलग टूल्स यूज़ होते हैं। अच्छा, अगर मैं आपको इसको फर्दर ब्रेक करूं
तो जैसे मुझे एप्लीकेशन को क्रिएट करना है तो उसके फेजेस होंगे बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय, रन, जैसे मैंने पहले कहा। और अगर मैं सिर्फ AWS का एग्जांपल लूँ तो AWS के अंदर अलग अलग टूल है। लेट्स से मैं एक डेवलपर हूँ जो AWS के अंदर अपनी डेवलपमेंट कर रहा हूँ एक क्लाउड नेटिव ऐप की। हॉटस्टार का एग्जांपल अगर ले लें तो मैं लेट्स से कोड लिखा मैंने अपने विजुअल कोड स्टूडियो में, जो टूल है एक IDE है, उस कोड्स को मैंने एक इंटीग्रेट किया अपनी क्लाउड AWS बेस्ड रिपोजिटरी से, और उस पर मैंने पुश कर दिया, वो गिट हो गई, ठीक है। उसके बाद मैंने मल्टीपल अदर टूल्स यूज़ किए जो पूरी पाइपलाइन, मैं बताऊंगा भी पाइपलाइन क्या है, जैसे कोड कमिट हो गया, कोड बिल्ड हो गया, इन सबको स्टेजेस में यूज़ किया। अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग टूल्स में इंटीग्रेट कर सकता हूँ टेस्टिंग के लिए, वो सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए हो सकते हैं, ठीक है। उसमें भी मल्टीपल टाइप टेस्टिंग हो सकती हैं, सैस्ट और डैस्ट हो सकती है। उसके अलावा जब मुझे वो टेस्ट पास हो गया तो मैं उसमें कुछ और चीज़ें में पुश कर सकता हूँ, जैसे कि स्टेजिंग एनवायरनमेंट या टेस्टिंग एनवायरनमेंट में, और फिर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में पुश कर सकता हूँ। ये कुछ मैं लॉगिंग इनेबल कर सकता हूँ क्लाउड वॉच के थ्रू। मैं कुछ सिक्योरिटी फीचर्स इनेबल कर सकता हूँ सिक्योरिटी हमें मॉनिटर करने के लिए। मैं AWS लैम्डा में कुछ अगर फंक्शंस कॉल कर रहा हूँ उस एप्लीकेशन के लिए, तो मैं वो भी सारे इंटीग्रेट कर सकता हूँ अपनी पूरे इस साइकिल में। ओके, तो ये जो पूरी कैपेबिलिटी है, ओके, ये आप किसी भी क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन के लिए जो एप्लीकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं पैस प्रोवाइडर्स, जिसमें AWS एक है, उसमें आप गूगल कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा डेटा सारा। ओके, तो अब अगर मैं कुछ टर्म्स क्लियर करूं, CI/CD, CI एसेंशली एक प्रोसेस है जिसमें कि डेवलपर्स क्या करते हैं, टीम की तरह काम करते हैं, वो कोड अपना एक सॉफ्टवेयर कोड मैनेजमेंट जैसे टूल्स लाइक गिट को यूज़ करके अपना कोड उसमें पुश करते हैं। उसके बाद जब कोड के पुश हो गया तो उसके बाद एक उसमें ऑटोमेशन टेस्ट रन होते हैं एसेंशली कि ये फीचर काम कर रहे हैं नहीं है, ओके। और मैनुअल टेस्टिंग या ऑटोमेटेड टेस्टिंग के अकॉर्डिंगली वो सारा जो प्रोसेस है वो क्या करेगा, कोड को एक एनवायरनमेंट में पुश करेगा। इसको हम कॉन्टीन्यूस डिलीवरी कहते हैं। और उसके बाद जब कोड अप्रूव हो गया, ओके, बिल्ड हमेशा के लिए बिल्ड क्रिएट हो गई, कोई पैनिक नहीं है, मतलब कोई एरर्स नहीं है, तो वो उसके बाद वो स्टेज से प्रोडक्शन में चली जाती है और उसको हम कॉन्टीन्यूस डिप्लॉयमेंट कहते हैं। तो अगर मैं फुल साइकिल की बात करूँ तो CI/CD में एसेंशली क्या है कि डेवलपर्स होते हैं, वो कोड लिखते हैं, टेस्ट करते हैं, सिर्फ CI में, सॉरी, CD के अंदर वो वहाँ से कोड जो है वो टेस्ट जब पास हो जाता है तो फिर वो स्टेजिंग एनवायरनमेंट में चला जाएगा, और फिर CD स्टेज में वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय और रिलीज़ का जो पूरा स्टेप्स हैं, ये स्टेजेस हैं, इसको हम CI/CD कहते हैं, ठीक है। और इसको CI/CD पाइपलाइन फुल फॉर्म है इसका, इसलिए क्योंकि ये जितने प्रोसेस होते हैं सारे लिंक्ड होते हैं और एक सीक्वेंस में ओपन होते हैं, ओके, और एग्जीक्यूट होते हैं। तो अगर मैं समराइज़ करूं जो अब तक हमने पढ़ा है, तो क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस होती हैं जो कि क्लाउड नेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करती हैं, जिसमें प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड हो सकता है, जिसमें कोड माइक्रो सर्विसेज के फॉर्म में लिखा जाता है। तो उसमें APIs होती हैं, CI/CD टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके उनकी टेस्टिंग होती है, उनका दूसरे टूल से इंटीग्रेशन होता है ताकि कुछ और चेक्स रन करे जा सके, यूज़ केसेस वैलिडेट किए जा सके, कुछ मॉनिटरिंग करी जा सके। और उसके बाद कंटेनर्स में उस कोड को पैकेज किया जाता है, वो कंटेनर्स को हम पुश कर देते हैं, उनको रिपोजिटरीज, रजिस्ट्रीज से एंड रिपोजिटरीज में, और कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन लेयर से हम लोग उसको पूरा मैनेज करते हैं, ओके, जैसे एग्जांपल कुबरनेटिस, ओके। तो ये पूरी साइकिल है, ठीक है। कोड बिल्ड, डिप्लॉय, रन, कोड बिल्ड, डिप्लॉय, रन, मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये आप 4 स्टेज याद रखेंगे तो आपको सीनैप समझ में आ जाएगा, क्योंकि सीनैप इज ऑल अबाउट सिक्योरिंग दीज 4 स्टेजेस, कोड बिल्ड, डिप्लॉय एंड रन को, ओके। तो अब एक मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि आप लोग क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन CNCF की एक लैंडस्केप है, आप सिर्फ CNCF लैंडस्केप अगर आप गूगल करेंगे तो आपको एक बहुत अच्छा डायग्राम मिलेगा, एक PDF मिल सकती है जिसके अंदर स्टेजेस में जितने भी टूल्स अवेलेबल है वो लोग प्रोवाइड करते हैं और अपडेट करते रहते हैं। अब आते हैं क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन के इस पूरी साइकिल में रिस्क क्या होते हैं, क्योंकि जो क्लाउड एप्लीकेशंस हैं वो क्लाउड में रन हो रही हैं, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स है, डेवलपमेंट साइकिल है, अगेन बिल्ड वाली जो मैं स्टेजेस बता रहा था आपको, कोड बिल्ड, डिप्लॉय एंड रन, इन स्टेजेस में हर एक में एक रिस्क है। कि उस एग्जांपल अगर कोड के टाइम पे कोई इशू
सिक्योरिटी इशू हो गया, या बिल्ड के टाइम पे हो गया, रन के टाइम पे हो गया, ओके, तो या डिप्लॉय के टाइम पे हो गया, तो आप हमको उसको पकड़ लेना चाहिए, उसको हमको कैच करना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। आजकल क्या होता है कि जितने भी मैं पिछले 2 साल से इंसिडेंट ट्रैक कर रहा हूँ उसमें बहुत कॉमन है कि लोग ना, या साइबर क्रिमिनल्स एसेंशली ओपन सोर्स रिपोजिटरीज पे मलिशियस कोड डाल देते हैं, डेवलपर्स उन कोड को यूज़ करते हैं, कॉपी पेस्ट बड़ा कॉमन है, और उसकी वजह से उनका खुद का कोड वल्नेरेबल हो जाता है, क्योंकि आमतौर पे वो लोग चेक नहीं करते। या फिर ओपन सोर्स पैकेजेस जो वो लोग डाउनलोड करते हैं वो वल्नेरेबल होते हैं, मलिशियस होते हैं, उनको वो चेक नहीं करते। तो इस तरह से रिस्क बढ़ते रहते हैं, और फिर वो रिस्क सब पूरी सप्लाई चेन में कनेक्टेड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल, आपने एक वर्चुअल मशीन एज ए डेवलपर आपने एक कंटेनर प्रोविजन किया, ओके, वो कंटेनर में कोई सॉफ्टवेयर आपने कॉल आउट कर रखा है, वो सॉफ्टवेयर या पैकेज वल्नेरेबल है, और फिर वो कंटेनर इंटरनेट पे कनेक्टेड है, और उस पैकेज का एक्सप्लॉइट भी अवेलेबल है, देखो सॉरी, इस वल्नेरेबिलिटी का एक्सप्लॉइट अवेलेबल है। तो आपका जो अटैक पाथ है, रिस्क है, अटैक पाथ आपका कंपोनेंट्स हो गए, सॉफ्टवेयर वल्नेरेबिलिटी, एक्सप्लॉइट अवेलेबल, कनेक्टेड टू इंटरनेट। तो आपका अटैक पाथ आ गया अटैकर के लिए कि हाँ इस तरह से अटैक हो सकता है, ओके। तो इस तरह से रिस्क हैं। फिर API लेवल रिस्क हो सकते हैं। तो रिस्क जो है वो ऑटोमेशन इन कोड्स होती हैं, IC कोड्स के लेवल पे रिस्क हो सकता है, VM के लेवल पे हो सकता है, कंटेनर के लेवल पे हो सकता है, रजिस्ट्री लेवल पे हो सकता है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे हो सकता है, API लेवल पे हो सकता है, UI के लेवल पे हो सकता है, एक्सेट्रा। तो इसलिए क्या करते हैं कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल्स क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस के ऊपर लगाए जाते हैं, ताकि वो रिस्क जो है वो एक्सप्लॉइट ना हो यार, ओके। तो ये तो अब तक क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस के बेसिक्स थे, ओके। अब आते हैं हम सीनैप पे। तो सीनैप क्या है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि पूरे साइकिल को सिक्योर करती है। क्या साइकिल थी? 2 तरीके से हम देख सकते हैं, जैसे डेवऑप्स को सिक्योर करना, या कोड बिल्ड डिप्लॉय रन को सिक्योर करना, CBDR को सिक्योर करना, ओके। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स डेवऑप्स साइकिल को सिक्योर करते हैं, उसमें जो भी टूल्स यूज़ हो रहे हैं, ओके, जिसमें सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट्स हो गए, क्लाउड का कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जो अंडरलाइंग कंपोनेंट्स है, और उसके बाद रन टाइम में जब एप्लीकेशन रन हो रही है, उसकी सारी सिक्योरिटी सीनैप का है, काम है। कुछ लोग सोचेंगे डेवसेकऑप्स क्या रिलेटेड है? हाँ, डेवसेकऑप्स इसका एक पार्ट हो सकता है। तो सीनैप आने के पहले डेवसेकऑप्स में आमतौर पे क्या होता है कि जब आप डेवऑप्स में टूल्स को टेस्ट कर रहे थे, तो आप सिक्योरिटी की टेस्टिंग अगर आप ऐड कर देते, मोस्ट कॉमन जिसमें वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग है, पैकेजेस की वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, वर्चुअल मशीन्स की वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, तो उसको डेवसेकऑप्स बोलते थे हाई लेवल पे, ठीक है। अब वापस सीनैप पे आते हैं। सीनैप में वो भी कवर्ड है, ठीक है। तो सीनैप स्टार्ट करता है, आज जो डेफिनेशन है, मैं अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं या स्पॉटिफाई वीडियो पे देख रहे हैं, तो आपको मैं पूरी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ नोट्स के साथ, और मेरा माइंड नोड अवेलेबल रहेगा, माइंड मैप अवेलेबल रहेगा PDF फॉर्मेट में, और एज वेल एज माइंड नोट फाइल के फॉर्मेट में, ताकि आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। एन्जॉय इट, ओके। तो गोइंग बैक टू सीनैप, तो सीनैप के अंदर अगेन कोड लेवल सिक्योरिटी, आर्टिफैक्ट्स की सिक्योरिटी जिसमें स्कैन करते हैं, तो टिपिकली जो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी थी जिसमें स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, और फिर API स्कैनिंग आया, सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस आया, जिसमें कि क्या सॉफ्टवेयर कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं वो उसको चेक करते हैं। पाइपलाइन पोस्चर मैनेजमेंट आया है कि आप जो टूल्स यूज़ कर रहे हैं क्या वो सिक्योरली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है। फिर आया एक्सपोजर स्कैनिंग कि जो कॉमनली नोन वल्नरेबिलिटीज़ और एक्सपोजर्स हैं उसकी स्कैनिंग करना, सीक्रेट्स कोई रह गए हैं, API की हो गई है, ओके, कोई पासवर्ड्स हैं वो तो नहीं रह गए हैं, कोई सेंसिटिव डेटा तो नहीं यूज़ कर रही है एप्लीकेशन का कोड, कोई मैलवेयर तो अवेलेबल नहीं है, यूज़ नहीं हो रहा, कोई नॉन वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं है, अटैक पाथ क्या है, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था। फिर वो जब एप्लीकेशन का जो कोड है, ये तो कोड लेवल हो गया, या आर्टिफैक्ट स्कैनिंग हो गया। जब आप उसको डिप्लॉय कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की खुद के कोड की IAC कोड जिसको हम कहते हैं, जो ऑटोमेशन के लिए काम होता है। फिर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन, एंटाइटलमेंट मैनेजमेंट, यानी क्या परमिशंस हैं उन यूज़र्स की जो इसको एक्सेस कर रहे हैं, ओके, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उसके बाद क्लाउड का पोस्चर, यानी स्टोरेज का पोस्चर, ओके, जैसे S3 बकेट्स, अगर AWS की मैं बात करूँ तो S3 बकेट्स एनक्रिप्टेड है, प्लेन टेक्स्ट में छोड़ी हुई, क्या वो इंटरनेट से कनेक्ट कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं। फिर कुबरनेटिस का जो आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसकी सिक्योरिटी। फिर जो डेटा रिपोजिटरीज या डेटा क्लाउड जिसको हम कहते हैं आजकल, वो अगर यूज़ हो रहे हैं तो
उनको कौन एक्सेस कर रहा है, क्या पर्पज़ से एक्सेस कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, किस टाइप का डेटा एक्सेस कर रहे हैं, क्या अप्रूव्ड एप्लीकेशन एक्सेस कर रही हैं या अनअप्रूव्ड एप्लीकेशन भी एक्सेस कर रही हैं। ओके, तो इस तरह की चीज़ें वो DSPM चेक करता है। तो ये सारा क्लाउड कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट हो गया। उसके बाद आगे जब एप्लीकेशन आपकी रन में चली गई, ओके, तो अगेन रिपीटिंग, पहले सीनैप का काम होता है पहले पार्ट में कोड बिल्ड, डिप्लॉय, सिक्योर करना और लास्ट में रन, इन चारों की साइकिल को सिक्योर करता है। ओके, तो रन टाइम में एप्लीकेशन पे अटैक्स क्या हो रहे हैं, API पे अटैक्स क्या हो रहे हैं, उनको उनसे प्रोटेक्शन में आता है। फिर एप्लीकेशन क्या एक्टिविटी कर रही है, वर्कलोड क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, नेटवर्क किस तरह से बिहेव कर रहा है, नेटवर्क कम्युनिकेशन। ओके, फिर एक्सपोजर रन टाइम पे कोई वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में, कोई सीक्रेट्स तो नहीं लीक हो रहे हैं, क्योंकि कई बार अटैकर्स रियल टाइम में अटैक भेज के एक्सप्लॉइट करते हैं कि मैलवेयर तो नहीं कोई मेमोरी में रन हो रहा है, अननोन वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं है, अगेन अटैक पैथ एनालिसिस। ओके, तो ये सारी चीज़ें मिलकर सीनैप बनाती है। ओके, फिर इसमें दो कंपोनेंट और इम्पॉर्टेंट है जिसमें सीनैप हेल्प करता है, वो है क्लाउड डिटेक्शन एंड रिस्पांस और दूसरा डेवलपमेंट पाइपलाइन डिटेक्शन एंड रिस्पांस। यानी अगर क्लाउड में कोई इंसिडेंट हो गया तो उसको रियल टाइम में डिटेक्ट करना, और अगर उसको आप ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं एटलीस्ट, या ब्लॉक कर रहे हैं, तो पूरा उसको इवेंट्स को लिंक करके समझ पाना कि हुआ क्या था। सेम गोज ऑन पाइपलाइन साइड कि अगर डेवलपमेंट पाइपलाइन में CI/CD पाइपलाइन में कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके इशू को रियल टाइम में प्रिवेंट करना या एटलीस्ट डिटेक्ट करके उस पर अलर्टिंग करना और फिर उसको पूरे इवेंट्स को समझना कि क्या इशू हुआ था। ओके, तो ये चीज़ें हैं जो कुछ सालों में ऐड हुई हैं, जो आमतौर पे डेवऑप्स प्रोसेस में कभी नहीं होती थी। ठीक है, डेवऑप्स प्रोसेस में हमेशा टेस्टिंग होती थी। ओके, तो सीनैप टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल। ओके, दैट्स व्हाट सीनैप डज। ओके, अब ये काम कैसे करता है, तो सीनैप में आमतौर पे इंटीग्रेशंस होते हैं। तो सीनैप जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो ऑन प्रेमाइज हो सकते हैं, एज सॉफ्टवेयर मिल सकते हैं, या पब्लिक क्लाउड पे अवेलेबल होते हैं एज ए SaaS सर्विस। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, वो लोग दो मोड में काम करते हैं, एक्टिव मोड, पैसिव मोड। पैसिव मोड में आमतौर पर स्कैनिंग करते हैं, तो एजेंटलेस होते हैं। API के थ्रू वो क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से इंटीग्रेट कर लेंगे। लेट्स से आपने पूरा AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर है और Azure का इंफ्रास्ट्रक्चर, दो क्लाउड आप यूज़ कर रहे हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए, तो सीनैप प्लेटफॉर्म्स इनसे इंटीग्रेट कर लेंगे और उसमें सबसे पहले निकालेंगे कौन सी सर्विसेज एक्टिव हैं, कौन से यूज़र्स एक्टिव है जो उनको यूज़ कर रहे हैं। फिर फर्दर आप डिपेंडिंग ऑन किस लेवल का इंटीग्रेशन किया है, अगेन आपने उसमें आपने सिर्फ अपने जो क्लाउड का कॉन्फ़िगरेशन पुल करने के लिए आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी है, या आपने उसका जो एप्लीकेशन रिलेटेड टूल है, पाइपलाइन रिलेटेड टूल है, उन सबको भी इंटीग्रेट किया है, अकॉर्डिंगली वो रिसोर्सेज का डेटा पुल कर लेगा। ओके, जिसमें ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कंपोनेंट यूज़ हो सकते हैं, क्या यूज़ कर रहा है। ओके, फिर कौन सी रिपोजिटरीज़ हैं, उन पे कोड क्या पड़ा हुआ है, उन कोड के और या कंटेनर्स क्या हैं, कंटेनर्स की के अंदर फर्दर स्कैन कि वो कौन सी इमेजेस के ऊपर बिल्ट है, उन इमेजेस के अंदर के कौन से पैकेजेस हैं, उन पैकेजेस में क्या अवेलेबिलिटीज़ हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, तो सबसे पहले काम क्या करता है सीनैप, एक पूरी एजेंटलेस स्कैनिंग में जो आमतौर पर जिस तरह से लोग स्टार्ट करते हैं कि सीनैप इम्प्लीमेंट करते ही वो लोग सबसे पहले स्कैन करेंगे कि मुझे बताइए कि मेरी क्या सर्विसेज यूज़ हो रही है उन क्लाउड में जो मैंने खरीदे। तो एग्जांपल आपने AWS और Azure से इंटीग्रेट किया तो ये बता देगा ओके AWS Azure में इतनी सारी सर्विसेज एक्टिवेटेड है, सारे यूज़र एक्टिवेटेड हैं, इन सर्विस का ये कॉन्फ़िगरेशन है, और इन कॉन्फ़िगरेशन को चेक कैसे करते हैं, उसके अंदर एक पॉलिसी बेस होता है, और मैं उस पर वापस आऊँगा। पॉलिसी बेस होगा उस सीनैप टूल के अंदर एक पॉलिसी होती है। जैसे एग्जांपल एक सिंपल पॉलिसी हो सकती है कि आपकी S3 बकेट्स AWS थ्रू में बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनेट से डिस्कनेक्टेड होनी चाहिए, मगर आपकी 10 में से 5 बकेट्स इंटरनेट कनेक्शन बना रही हैं, तो ये बता देगा कि आपके 5 चेक्स फेल हो गए हैं। तो इसमें पॉलिसी इंजन होता है। ओके, चलिए लेट्स गो बैक। ओके, तो फिर आता है सेकंड मोड जो होता है सीनैप का, वो होता है एक्टिव मोड या इनलाइन मोड, जिसमें एक एजेंट होता है जो कि वर्कलोड लेवल पे बैठता है, कंटेनर लेवल पे बैठेगा एज एन एजेंट, आपके वर्चुअल मशीन पे बैठ सकता है, और इट continuously looks into communication state of the workload and then tells you कि इसकी vulnerabilities क्या है, इसमें रियल टाइम एक्टिविटी क्या हो रही है, और अगर इसको कोई अटैक लगते हैं उनको रियल टाइम में ब्लॉक करता है, एंड इट इज़ वर्कलोड अवेयर। ठीक है, सो इट डज वट एवर इज़ डन बाय एन एंटीवायरस एंड देन और एंटी मैलवेयर, और उसके बियॉन्ड जाता है, क्योंकि ये समझता है कि मैं कहाँ पे रन हो रहा हूँ, क्या मैं एक अमेज़ॉन के कंटेनर सर्विस में, एक मैनेज EKS सर्विस में रन हो रहा हूँ। ओके, और कितने नोड्स हैं, एंड अगेन आई एम टॉकिंग द लैंग्वेज जो कि कुबरनेटिस स्पेसिफिक है, कितने नोड्स हैं, क्या मैं क्लस्टर में हूँ,
ओके, ये इसमें माइक्रो सर्विसेज कितनी रन हो रही हैं, वो सर्विसेज किससे बात कर रही हैं, किस पोर्ट पे बात कर रही हैं, किस टाइप का ट्रैफिक भेज रही हैं, कितना ट्रैफिक भेज रही हैं, ओके, और ये पूरी एक्टिविटी मॉनिटर करता रहता है. तो इट गोज़ बियॉन्ड कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इसमें एक एजेंट है. अब दोनों ही केसेस में जो डेटा आता है वो एक एनालिटिक्स इंजन के थ्रू जाता है. ठीक है, तो एनालिटिक्स इंजन क्या करता है, पूरी जब से आपने सीनैप लगाया है ये बेसलाइन बनाता रहता है. तो कौन से रिसोर्सेज हैं, कौन से यूज़र्स हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, और उसके बाद इस बेसलाइन के अलावा इसमें आउटलायर्स की एग्जांपल, ये जो मशीन है इसने आज से पहले कभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया, या इस कंटेनर ने कभी इंटरनेट से कनेक्ट नहीं किया और इसने आज कंटेनर इंटरनेट पे कनेक्ट कर रही है, या ये जो यूज़र अकाउंट है, रूट है, इसके अंदर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल नहीं है. ओके, तो इस तरह की जो पॉलिसीज़ इसके अंदर रहती है एनालिटिक्स इंजन के अंदर, उस और बेसलाइन को यूज़ करके ये इश्यूज़ बताता है. और अगर थ्रेट इंटेलिजेंस से आप इंटीग्रेट कर लेंगे यानी नॉन बैड डेटा सेट से, तो ये बता देगा कि हाँ, एग्जांपल ये जो कंटेनर है ये एक नॉन बैड आईपी से कम्युनिकेट कर रहा है ओवर दिस पोर्ट. ओके, उसके अलावा आप इसके अंदर जो सारा डेटा आ रहा है वो आप उसको इस पर क्वेरी रन कर सकते हैं. सो एग्जांपल एक ही इंटरफेस से मैं अजूर और AWS की एक्टिविटी में देख सकता हूँ और एक क्वेरी रन कर सकता हूँ. एग्जांपल, शो मी और वर्कलोड्स कनेक्टिंग टू इंटरनेट टू अ पर्टिकुलर बैड डोमेन. एक क्लिक में आपको आंसर आ जाएगा. अदरवाइज सीनैप नहीं होगा तो आप एक बार ये क्वेरी अजूर की नेटिव लैंग्वेज में करेंगे, लेट्स से SQL में, और सिमिलरली AWS की आप नेटिव जो क्वेरी लैंग्वेज है उसमें करेंगे. सीनैप लार्ज एनवायरनमेंट में बहुत हेल्प करता है, मल्टी क्लाउड एनवायरनमेंट में बहुत हेल्प करता है. ओके, ऑफ कोर्स सीनैप के अंदर इसके बाद अलर्टिंग होती है. आप रूल या पॉलिसी लिख सकते हैं कि अगर ये पर्टिकुलर एक्टिविटी का पैटर्न दिखे तो मुझे आप अलर्ट करिएगा. और ये फिर इसमें रिस्क प्रायोरिटाइजेशन हो सकता है कि मुझे तभी आप अलर्ट करें जब मशीन का जो अटैक पाथ है वो वैलिड है. एग्जांपल, अगर हाईली सीवियर वल्नरेबिलिटी है, मशीन इंटरनेट से कनेक्शन बना रही है और वो प्रोडक्शन का पार्ट है, तो अलर्ट करिए. ओके, ये एक सिंपल रूल हो सकता है, लॉजिक हो सकता है. उसके अलावा सीनैप में रेमिडिएशन हो सकता है कि अगर कुछ इशू मिले तो ऑटोमेटिकली उस मशीन को शट डाउन कर दे, वल्नरेबिलिटी को पैच कर दे, कंटेनर को आइसोलेट कर दे. ये सारे फंक्शंस हो सकते हैं. ठीक है, तो ये एक यूनिफाइड कंसोल देता है जिससे कि आप सारे सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं और कंप्लाइंस के भी, मैंने कंप्लाइंस मेंशन नहीं किया है, मगर कंप्लाइंस रिलेटेड पॉलिसीज़ भी होती हैं. ओके, तो एक सीनैप प्लेटफॉर्म एक यूनिफाइड कंसोल भी देता है जिसके अंदर आप सारे सिक्योरिटी और कंप्लाइंस के इश्यूज़ मल्टी क्लाउड इन्फ्रा के लिए एक साथ देख सकते हैं. ओके, अक्रॉस सेम बिल्ड, डिप्लॉय, रन साइकिल, कोड बिल्ड एंड डिप्लॉय रन साइकिल, CBDR. ओके, तो सीनैप की ये समरी थी. ठीक है, अब सीनैप बना कैसे? सीनैप एक दिन में नहीं बना, सीनैप को बनने में टाइम लिया. सबसे पहले CSPM आया. CSPM फोकस था वही इनिशियली क्लाउड इंफ्रा पे, क्लाउड सिक्योरिटी पोजीशन मैनेजमेंट. तो इंफ्रा को स्कैन करना, कौन सी सर्विसेज इनेबल्ड हैं, यूज़र्स क्या हैं, एक्सेट्रा, उनका स्टेट क्या है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और उस कॉन्फ़िगरेशन की कंपैरिजन बेस्ट प्रैक्टिसेस की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट या फिर कंप्लायंस स्टैंडर्ड्स के अगेंस्ट. उसके बाद आया CWPP, वर्कलोड प्रोटेक्शन, जो एजेंट बेस्ड था. अगेन CSPM एजेंटलेस है था और CWP एजेंट बेस्ड है. तो उसके अंदर आप एजेंट बेस्ड वर्कलोड प्रोटेक्शन है. तो CSPM में प्रोटेक्शन नहीं होता. अगर कोई इशू मिलता है तो रेमिडिएशन के लिए आप कुछ API रन कर सकते हैं, कमांड रन कर सकते हैं, या किसी सोर प्रोडक्ट के साथ ऑटोमेटिकली आप इंटीग्रेट करके फिक्स कर सकते हैं या मैनुअली फिक्स कर सकते हैं. CWP एजेंट बेस्ड है तो वर्कलोड की रियल टाइम एक्टिविटी देखता है और उस पर अटैक से प्रिवेंट करता है. फिर ICIM, क्लाउड एंटिटी एंटाइटलमेंट मैनेजमेंट, जो कि स्पेसिफिकली जो यूज़र अकाउंट्स हैं या परमिशंस जो रिसोर्सेज को असाइंड है उनको एनालाइज करता है और देखता है कि कोई इश्यूज़ तो नहीं है परमिशंस के अकॉर्डिंगली. ओके, तो ये सब टेक्नोलॉजीज जब मर्ज हुई तो CSPM प्लस CW प्लस CIM तो सीनैप फॉर्म होने लग गया. ओके, और इस तरह से सीनैप का एवोल्यूशन हो रहा है धीरे धीरे. पिछले कुछ सालों में क्या हुआ है कि उसके अंदर DSPM ऐड हो गया. जब 2 साल पहले मैंने डेफिनेशन देखी थी तो DSPM पार्ट नहीं होता था. क्लाउड डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स उसका पार्ट नहीं होता था. पाइपलाइन डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स उसका पार्ट नहीं होता था. सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस उसका पार्ट नहीं होता था. तो ये चीज़ें धीरे धीरे ऐड होती जा रही हैं बिकॉज इवेंचुअली एक प्लेटफॉर्म या एक फाउंडेशन फ्रेमवर्क बन रहा है जो कि एप्लीकेशन साइड की सिक्योरिटी, क्लाउड इंफ्रा साइड की सिक्योरिटी, और जब एप्लीकेशन रन हो रही है उसकी साइड की सिक्योरिटी. तो ये क्या है, एसेंशली कंसोलिडेट कर रहा है, एक प्लेटफॉर्म है
मैं अगर बोलूँ तो गार्टनर का एक साइबर सिक्योरिटी मैश आर्किटेक्चर है, वो उसको भी रिप्रेजेंट करता है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स व्हेन दे आर कमिंग टुगेदर इन द सिंगल प्रोडक्ट, इन अ सिंगल इंटरफेस, सिंगल फ्रंट एंड, सिंगल बैक एंड, ताकि आप सारे इश्यूज़ को एंड टू एंड देख सकें, इंस्टेड ऑफ आज की डेट में 5 या 10 टूल लगते हैं सारी चीज़ों को समझने के लिए, कि सिक्योरिटी कोड लेवल की सिक्योरिटी चेक्स के लिए अलग टूल्स हैं, बिल्ड के लिए अलग सिक्योरिटी के अलग टूल्स हैं, डिप्लॉय के अलग टूल्स हैं और रन के अलग टूल्स हैं। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग 5-10 डिफरेंट टूल्स, सीनैप एक सिंगल प्लेटफॉर्म देता है जिसके थ्रू आप ये सारे सिक्योरिटी के इश्यूज हैंडल कर सकते हैं क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस के लिए। ओके, अब अगर आपको कुछ सीखना है तो मेरी रिकमेंड होगी कि आप सबसे पहले क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन क्या होती हैं उसको समझें, कंटेनर्स, डॉकर्स, कुबरनेटिस, इन टर्म से फेमिलियर हों, कैसे काम करते हैं। उसके बाद नेटिव कंट्रोल्स जो आते हैं हर टेक्नोलॉजी में वो समझिए, और फिर देखिए थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म सीनैप क्या देता है। ओके, और अगर आप किसी प्रोडक्ट कंपनी का टूल यूज़ कर रहे हैं या प्रोडक्ट कंपनी में काम कर रहे हैं जिनके पास सीनैप है, तो गेट सर्टिफाइड। ठीक है, with that, thank you so much. I'm thankful to Gartner, AWS, Medium Blog, CNCF, Content, etc. जिनको यूज़ करके मैंने कंटेंट बनाया। आई नो कंटेंट लंबा था, मगर मैं चाहता था कि जितनी भी टर्म्स हैं वो आपको हों, वो मिल जाए। मैंने सारी चीज़ें नहीं शेयर करी हैं क्योंकि मैं वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखना चाहता था, और शॉर्ट में भी ये 30 मिनट्स का हो गया। ओके, बट कोई फीडबैक है तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।